पहले एक साइंटिस्ट का नेम दिया होता है, क्या होता है? साइंटिस्ट नेम इज गिवन स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ये जो पहला पार्ट है उसमें आप देखेंगे MS स्वामीनाथन। यहां से क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा कम है, बट अगर पिछले 10 साल के हिस्ट्री में जाएंगे तो एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा साइंटिस्ट के नेम से। तो इनके बारे में सारा चीज नहीं ध्यान रखना है, बट बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो इंडिया में अगर बात करें, ठीक है, इंडिया में बात करें तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किनको कहा गया है? MS स्वामीनाथन का। ठीक है, साउथ इंडिया में इनका बॉर्न हुआ था, साउथ इंडिया में इन्होंने जन्म लिया, बट ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन की पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन तो ये है कि MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कहा जाता है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मन बोरलग को बोला जाता है। ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जीके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा कि इन्होंने बोरलग के साथ मिल करके मैक्सिकन वेराइटी ऑफ व्हीट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में इन्होंने क्या किया था? मैक्सिकन वेराइटी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिकन वेराइटी ऑफ व्हीट को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये 2 पॉइंट आप इनके बारे में ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो नाउ सेकेंड पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का स्टार्टिंग अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पार्ट है ना, बेसिक पार्ट, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो हेल्थ को है, अभी तो WHO के थ्रू एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया गया है जिसमें हम अभी आएंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो डेफिनेशन कुछ ऐसे डेफिनेशन है जो मान लो कि WHO के द्वारा दिया जाता है ना, उसको याद नहीं करना होता है, उसको रटना होता है। इज MR तक सेम होगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं अपन। ठीक है, अगर चेंजिंग कुछ होगा तो उसी इंस्टीट्यूट के थ्रू होगा, अदरवाइज जो टेक्स्ट में है एज इट इज अपने को वही ध्यान रखना है। तो अर्ली कॉन्सेप्ट ये था कि कुछ ग्रीक फिलोसोफर प्लस इंडियन सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा का ऐसा मानना था, ये सब कहते थे। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। ठीक है, गिव अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है ना, हाइपोथेसिस मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई प्रूफ प्रूफ नहीं है, उसी को हाइपोथेसिस कहा जाता है। जस्ट हमने ऐसा सोचा, उसे हमें एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, उसको हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं, इसका कोई प्योर प्रूफ नहीं होता है। तो उन्होंने क्या दिया था हाइपोथेसिस में? सबसे पहले उसका नेम जो था, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हेल्थ पढ़ रहे हैं ना।
हेल्थ का अर्ली कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो पहले साइंटिस्ट क्या मानते थे, कुछ ग्रीक फिलोसफर्स, ग्रीक साइंटिस्ट प्लस इंडियन सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा का ऐसा मानना था कि हमारे शरीर में एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड जिसको हम लोग फ्लूइड प्रेजेंट इन आर बॉडी, उसको क्या बोलते थे हम लोग, ब्लैक वाइल। ठीक है, ब्लैक ब्लैक वाइल। ये इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक वाइल का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया था, तो ग्रीक साइंटिस्ट, कुछ ग्रीक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, ग्रीक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, प्लस इंडियन सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा जो उस समय में था उसके द्वारा एक हाइपोथेसिस दिया गया, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। उसमें ये कहा गया कि हमारे बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट इन आवर बॉडी, उसका नाम था क्या, ब्लैक वाइल। अब यहाँ पे साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि सपोज पर्सन ए, सपोज पर्सन ए है, ठीक है, अपन एक जस्ट रफ डायग्राम बना देते हैं, ये पर्सन बी है, पर्सन ए और पर्सन बी, ठीक है। तो साइंटिस्ट का क्या मानना था, अगर पर्सन ए में ब्लैक वाइल इज प्रेजेंट, जहां पे भी मैं टिक लगाऊं ना, टिक ऐसे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं प्रेजेंट लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन में सपोज ए है यहाँ पे, उसमें अगर ब्लैक वाइल इज प्रेजेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, हॉट बॉडी। और उसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब ज्यादा है, ये कोड वर्ड है, ठीक है। जहां पे भी ऐसा मतलब क्या होता है, ज्यादा, और इसका मतलब क्या होता है, कम, ठीक है। तो हॉट बॉडी होगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। जो बॉडी में मान लो सपोज टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो क्या उसको कहते हैं, फीवर। फीवर क्या है, फीवर एक ऐसा सिम्टम है, ऐसा सिंड्रोम है जिसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है, राइज कर जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा, ठीक है। तो उस पर्सन में क्या होगा, फीवर होगा। ये बिल्कुल हाइपोथेसिस है, इसका कोई एविडेंस प्रूफ नहीं दिया गया, इसीलिए अपन बाद में पढ़ेंगे इसमें कि ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो हाइपोथेसिस है, ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। कैसे रिजेक्ट हुआ, किसने रिजेक्ट किया, ये सारा अपन डिटेल में देखेंगे। तो अभी तो पहले ये देख लेते हैं कि पर्सन ए में अगर ब्लैक वाइल प्रेजेंट है तो हॉट बॉडी पर्सन होगा, उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, और फाइनली फीवर प्रेजेंट होगा। अगर पर्सन में ब्लैक वाइल इज एब्सेंट, ब्लैक वाइल इज एब्सेंट, क्रॉस, जब मैं जहां पे भी क्रॉस लिख रहा हूं, तो क्रॉस का सिंपल सा मतलब आपको ये समझना है कि एब्सेंट, ठीक है। क्रॉस है तो क्या होगा, बॉडी कैसा होगा, हॉट नहीं होगा, हॉट नहीं होगा। तो टेम्परेचर क्या होगा, बॉडी का कम होगा, ठीक है। तो उसको फीवर, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, और फीवर नहीं होगा। ये बिल्कुल हाइपोथेसिस है जिसका कोई प्रूफ नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का जो एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी से एक चीज ध्यान आया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बायो से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, मतलब जहाँ पे बायो पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल सीयूईटी में अगर आपको बायो ऑप्शन चूज करना है, डोमेन होगा, तो उसमें नीट, पहले सीयूईटी में भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते थे, आउट ऑफ एनसीईआरटी आते थे, और नीट में तो पहले ऑलमोस्ट 10% क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी रहते थे। बट पिछले 5 ईयर का हिस्ट्री अगर आप निकाल लेंगे, 5 ईयर का हिस्ट्री अगर आप निकालेंगे 5 ईयर का, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इज कमिंग आउट ऑफ एनसीईआरटी। यहाँ तक कि मैं नीट की भी बात कर रहा हूँ, प्रूफ के लिए आप बैठ करके पेपर एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। टोटल सभी क्वेश्चन 99% क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड 1% क्वेश्चन अगर उसे बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली, बट थिंग्स आर प्रेजेंट, वो चीजें एनसीईआरटी में प्रेजेंट है बट आपको डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, ये कुछ बातें हैं। तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 10 बुक पढ़ने से ज़्यादा बेटर है कि आप
XYZ बुक को फॉलो करें, उससे बढ़िया ये रहेगा कि आप एनसीईआरटी को एक से ज़्यादा बार पढ़ें, मल्टीपल रिवीजन करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ा अर्ली कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, अर्ली कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ का जो अर्ली कॉन्सेप्ट था, जो साइंटिस्ट, ग्रीक साइंटिस्ट के द्वारा इंडियन सिस्टम आयुर्वेदा के बारे में जो दिया गया, उतना हमने पढ़ा। अब जो है, जैसा कि ये हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस का मतलब विदाउट एनी प्रूफ है, तो इसको रिजेक्ट तो होना ही है, कोई ना कोई तो रिजेक्ट करेगा। तो किसने किया, कैसे किया, उसका डिटेल अपन अब पढ़ते हैं। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ इज रिजेक्टेड बाय, इज रिजेक्टेड बाय विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे हुआ, विलियम हार्वे ने कैसे रिजेक्ट किया, टोटल स्टोरी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक दो की पॉइंट अपन लिख लेते हैं कि पहले साइंटिस्ट को ब्लड के बारे में नहीं पता था। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में नहीं पता था एग्जैक्ट। तो सबसे पहले सर विलियम हार्वे, सर विलियम हार्वे ने सबसे पहले, तो यहाँ पे हम लिख दें डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसके द्वारा किया गया था, तो बाई विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था, इतना ध्यान में रखना है आपको। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में आ चुका है। ठीक है, एज अ जीके क्वेश्चन, ये तो सर्कुलेशन का, ये तो नॉर्मल जीके का क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसके द्वारा किया गया था, विलियम हार्वे के द्वारा, बाय यूजिंग। अब देखो इस पॉइंट में ध्यान रखना है, बाय यूजिंग थर्मोमीटर। देखो थ्योरी के साथ ये भी इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी में कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, इससे आपका ये होगा कि आपका स्पीड यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के अल्टीमेटली आपको बायो में क्या करना है, थ्योरी तो लगभग लोग पढ़ ही लेते हैं, बट उससे ज़्यादा ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब अपन थ्योरी कर लें तब क्वेश्चन पे जाएं। ऐसा नहीं कि चैप्टर अपन स्टार्ट नहीं किए और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले थ्योरी क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट में मैं ऐसा करूँगा कि सपोज 3-4 लेक्चर में, 5 लेक्चर में अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर फिनिश हो जाता है, तो उसके बाद अपन एक पूरा लेक्चर, वन कंप्लीट लेक्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में या फिर आया हुआ है PYQs, और मे बी इन फ्यूचर आ जाए। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, जैसा कि हाइपोथेसिस था, तो वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। किसके द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा। क्वेश्चन आता है कि किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उन्होंने किया, तो थर्मोमीटर का। कैसे किया, तो एक छोटी सी, 1 मिनट में जल्दी से कंप्लीट करते हैं कि मान लो कि जो ब्लैक वाइल जहाँ पे प्रेजेंट था, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहला तो ब्लैक वाइल इज नथिंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसका कुछ था नहीं। तो जहाँ पे भी ब्लैक वाइल प्रेजेंट था वहाँ पे देखा तो टेम्परेचर ऐसा नहीं कि हमेशा ज़्यादा आ रहा है, ये कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं था। तो उन्होंने देखा कि ये हाइपोथेसिस है, गलत है, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो एपरेटस किसका यूज़ किया, थर्मोमीटर का। अब यहाँ पे एक टर्म कभी कभी आता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना, ब्लड NGO जहाँ पे भी आ जाए वो रिलेटेड टू ब्लड आप समझना, बट खैर आपके काम का नहीं है। अब अपन नेक्स्ट आते हैं हेल्थ पे, हेल्थ पे आते हैं। हेल्थ का डेफिनेशन किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू
टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO। फिर से मैं बता दूं, अभी तक जो हमने पढ़ा टू द पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कौन सा साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है चैप्टर के पहले में, MS स्वामीनाथन के बारे में, ठीक है, और एक बोरलग है, नॉर्मन बोरलग के बारे में दिया हुआ है। इतना आप नेम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हाइपोथेसिस जो है किसके द्वारा, ग्रीक फिलोसफर्स प्लस इंडियन सिस्टम आयुर्वेदा के द्वारा दिया गया था। उसके बाद वो एक हाइपोथेसिस था, उसमें ब्लैक वाइट टर्म आपको ध्यान रखना है। फिर वो रिजेक्ट हो गया, किसने रिजेक्ट किया, कैसे रिजेक्ट किया, क्यों रिजेक्ट किया, एक एक लाइन में 3 क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अब आ जाते हैं चैप्टर का स्टार्टिंग। तो हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें जो है ना हेल्थ वाले पोर्शन को अब अपन हाईलाइट करेंगे, WHO के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो डेफिनेशन यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल डेफिनेशन, क्योंकि हर एक जगह वैलिड होता है, उसको हम लोग यूनिवर्सल डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो एज इट इज NCERT में आप देखना, हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely the absence of disease, ठीक है। ये NCERT की डेफिनेशन है WHO के अकॉर्डिंग टू WHO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ क्या, किसको हम लोग बोलते हैं, इट इज ए स्टेट, ये एक स्टेट है। 3 फीचर्स इसमें ध्यान रखने हैं, 3 क्राइटेरिया आप बोल सकते हो, क्या क्या, फिजिकल, मतलब जो भी, जिसको भी हम हेल्दी कहेंगे, ठीक है, पर्सन XYZ ही मस्ट बी फिजिकली फिट, ठीक है, मेंटली फिट होना चाहिए एंड सोशली फिट होना चाहिए, सोशल वेलबींग। इतना ही नहीं, और क्या लिखा हुआ है, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, ये कह रहा है NCERT कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसमें कोई डिजीज, सिर्फ डिजीज नहीं होना, उसे हम हेल्थ नहीं कहते हैं। हेल्थ का मतलब सिंपल से, अगर किसी से अपन चलते फिरते पूछ लेते हैं कि भाई क्या आप हेल्दी हो, भाई क्या तू हेल्दी है, तो नहीं। अगर उसमें डिजीज नहीं है तो बोलेगा नहीं मेरे अंदर कोई डिजीज नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ, नो। अगर कोई पर्सन, इसका मैं एक डेली लाइफ में एग्जांपल लेना चाहूंगा, ठीक है, कोई पर्सन X है, Y है और Z है, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम इसे है, मेंटली और सोशली ये सही है, ये फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, बट सोशली अनफिट है। जेड वाला जो बंदा है फिजिकली, ठीक है, ये फिजिकली अनफिट था, ये फिजिकली फिट है, सोशली फिट है, बट मेंटली अनफिट है। मेंटली अनफिट, सोशली अनफिट का मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल से ये मतलब है कि मान लो अपन कॉलेज गए, 8 to 5, 9 to 5 जो भी है, पूरा स्ट्रेस्ड रहते हैं, ठीक है, टीचर ने डांट दिया, कुछ जितना एक्टिविटी अपने को करना था, जितना वर्क करना था, उतना टारगेट अपना फुलफिल नहीं हो पाया, तो क्या होता है, थोड़ा सा अपन टेंस हो जाते हैं, एग्जाम में कम मार्क्स आ गए, पेरेंट्स प्रेशर, पीयर प्रेशर, तो क्या हो गया, टेंशन क्रिएट हो गया, यानी मेंटली कहीं ना कहीं कुछ इशू है, तो मेंटली अनफिट हुआ, तो हम उसे हेल्दी नहीं कहेंगे। सोशियली कोई अनफिट है, सोशियली का मतलब क्या हुआ, सोशल लेवल पे बिहेवियर नहीं सही है, ठीक है, आप फिजिकली बहुत फिट है, ठीक है, बाहुबली टाइप है, बट आप सोशली मिसबिहेव करते हैं लोगों से, तो आप यू आर नॉट हेल्दी, आप हेल्दी नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अगर फिजिकली नहीं है, तो इसमें से तीनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल होगा तभी आप हेल्दी कहलाएंगे, अदरवाइज आप हेल्दी नहीं कहलाएंगे, ठीक है।
कंक्लूजन अगर एक लाइन में समझे तो ये डेफिनेशन आपको रटना है, ठीक है। एमसीक्यू में कभी कभी दे देता है, हेल्थ इज अ कंडीशन ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ऑल ऑफ दिस टिक कर देना है, ठीक है। क्लियर हुआ है ये हेल्थ। अब हेल्थ एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। जितना भी मेडिकल साइंस में अगर बात करें, जितना भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जितना भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि डिजीज यानी कि हेल्दी करने के लिए कहते हैं कि पर्सन हेल्दी रहे। और कोई भी इंसान क्या करता है कि अपने लाइफ में जो भी उसके गोल्स होते हैं, अल्टीमेटली क्या है, उसे हेल्दी रहना है, उसके फैमिली को हेल्दी रखना है। तो फैक्टर्स उसी पे अपन आ रहे हैं, फैक्टर्स, ठीक है। वाइट ले लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एनसीईआरटी में कुछ फैक्टर दिए हुए हैं जिसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फैक्टर तो बहुत सारा है। डेली लाइफ में अगर आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं हो, ठीक है, आप लेट से उठते हैं, लेट नाइट स्क्रीन टाइम, आजकल क्या है कि बंदा सारा ऑनलाइन है, यहाँ पे खुद हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो ऑनलाइन होने से क्या है कि अपन का जो स्क्रीन टाइम है ना, स्क्रीन टाइम वो क्या है, इंक्रीज होता है, फोन में लगे पड़े रहते हैं, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी से ज़्यादा अपन अब डिजिटल फिजिकल वर्ल्ड से हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं। अपकमिंग फ्यूचर में और ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, जिसके कारण स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि अपना लाइफ स्टाइल खराब हो गया, ठीक है। अपना लाइफ स्टाइल खराब होगा तो क्या होगा, उसके कंसिक्वेंसेज आएंगे, उसके रिजल्ट आएंगे। कैसे रिजल्ट आएंगे कि स्लीपनेस, स्लीपिंग का बात कर लें कि मान लो आप अगर आप लेट से स्लीप कर रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग में नहीं वेकअप हो गए, उसके कारण आपका शेड्यूल जो है गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। स्लीप अवेक साइकिल है ना, पढ़ना है ना, बायोलॉजिकल साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल। तो बायोलॉजिकल साइकिल जैसे ही डिस्टर्ब हुआ, जैसे ही डिस्टर्ब हुआ तो क्या हो जाएगा, हेल्थ आपका, हेल्थ क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला इसमें अपन स्टार्ट करेंगे जेनेटिक, जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब ये हुआ कि जो जीन लेवल पे हो रहा है, जीन कहाँ से आता है, पेरेंट्स से आता है, पेरेंट्स से आता है ना, पेरेंट्स, पेरेंट्स से आता है ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, बेबी, बेबी, ठीक है। जो भी बच्चे होते हैं ना, उनको ऑफ स्प्रिंग बोला जाता है बायोलॉजी के टर्म में। तो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाता है। मान लो कोई एक्स बेबी है, उसके पेरेंट्स में, मदर या फादर में सपोज कोई एक लोग जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, तो चांसेस है कि बेबी में भी वो जेनेटिक डिसऑर्डर पास हो जाए, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर। इसमें क्या एग्जांपल्स हो जाएगा, मेनी जेनेटिक, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं इसमें आ जाएंगे। तो क्या अगर जेनेटिकली उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो क्या वो हेल्दी कहला पाएगा, नो, वो हेल्दी नहीं कहला पाएगा, ठीक है, वो अनहेल्दी हो जाएगा। इसमें इसका कोई गलती नहीं है, ये पेरेंट्स से आया है, ठीक है। सेकेंड वन इज लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में हम लोग सारे एक्टिविटीज जो अपने डेली लाइफ में करते हैं, फॉर एग्जाम्पल योगाज एंड एक्सरसाइज, अगर अपन योगाज एंड एक्सरसाइज एक फिक्स्ड रूटीन वे में अगर डेली करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा हमारे हेल्थ पे, और हम लोग फिर हेल्दी कहलाएंगे, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ। तीसरा, जो भी अपन लाइफ स्टाइल में अगर इसमें बात करें तो डाइट भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डाइट, डाइट का मतलब क्या हुआ कि जो हम फूड लेते हैं वो अफेक्ट करता है हेल्थ को, कि आप किस तरह के फूड, अगर जंक फूड ले रहे हैं, अगर आप
जंक फूड इनटेक कर रहे हैं रेगुलरली, तो आपका हेल्थ अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। हेल्थ विल बी अफेक्टेड, आपका हेल्थ अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो इन बेसिक 2-3 पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, अदरवाइज अपने डेली लाइफ में कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आप अगर स्क्रीन टाइम यानी कि फोन ज्यादा चला रहे हैं, वो भी आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है, वो भी आपको अनहेल्दी बना सकता है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फेक्शंस, ठीक है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में जो अभी लेटेस्ट जो एग्जाम्पल है वो किसका है? कोविड 19, ठीक है। फर्स्ट टाइम 2019 में ऑब्जर्व हुआ था, इसलिए इसका नाम कोविड 19 है। कोविड 19 लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन्फेक्शन, अगर आपको कहीं से इन्फेक्शन में और क्या हो सकता है? कॉमन कोल्ड, ये भी एक इन्फेक्शन है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सब इन्फेक्शन के कारण भी अपना हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज यानी अफेक्टेड हो सकता है। तो इस पॉइंट को सारे आप ध्यान रखेंगे। एमसीक्यू के बारे में, एमसीक्यू आपको ये स्टेटमेंट वाइज दे सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द हेल्थ, आवर हेल्थ। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी देगा, ए बी करेक्ट, ए सी करेक्ट, ए डी करेक्ट, ऑल ऑफ दिस करेक्ट। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। अब आते हैं डिजीज में, ठीक है। डिजीज, डिजीज में अपने को ये ध्यान रखना है कि जब अपना एक या एक से ज्यादा ऑर्गन, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है कि व्हेन द फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन और द सिस्टम ऑफ द बॉडी एडवर्सली अफेक्टेड कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी, ठीक है। डिजीज कंडीशन में क्या बोलेंगे? वन और मोर ऑर्गन और बॉडी सिस्टम इज एडवर्सली अफेक्टेड, मतलब कि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपन अपना जो वाइटल ऑर्गन है, इसमें एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन में क्या क्या आता है? किडनी आता है, किडनी, ब्रेन, ठीक है, लंग्स, ये सब वाइटल ऑर्गन्स हैं। वाइटल ऑर्गन मीन्स दोज ऑर्गन, वैसे ऑर्गन जो कि लाइफ सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाइटल ऑर्गन। अगर इसका इम्प्रॉपर फंक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फंक्शन हो गया, तो क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगा। फिर उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? डिजीज्ड, डिजीज्ड कंडीशन हम कहेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा, ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि आपको ए टू मेन आपको हेल्थ का डेफिनेशन अभी तक रट के रखना है, ठीक है। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये कंडीशन बता रहा है कि डिजीज को कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, टाइप्स ऑफ डिजीज
बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिंपल पे में डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान मतलब याद नहीं रखना है, चीज़ों को समझते जाएंगे, डेली लाइफ से रिलेट करते जाएंगे, इजीली हो जाएगा। टाइप्स ऑफ डिजीज, ओके, टाइप्स ऑफ डिजीज में बेसिकली जो है एनसीईआरटी में 2 कैटेगरीज है, ठीक है, 2 कैटेगरीज। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें सिंपल सा एग्जांपल आएंगे। एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल मात्र दिए हुए, दोनों के सॉरी एक एक एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, बाद में कुछ और एग्जांपल है, बट यहीं पे 1-2 एग्जांपल मैं आपको करा दूंगा, यही एग्जांपल आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्या है, फर्स्ट वन इज infectious infectious disease, second one is non infectious, opposite, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ, इन्फेक्शन का मतलब सपोज डेट मुझे कोई इन्फेक्शन है, हमारे सामने आप खड़े हैं, मैं एक्स आप बाई, तो अगर मैं स्नीजिंग किया, कफ कोल्ड किया, और किसी तरह एनी अदर वे, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, अगर मेरे से इन्फेक्शन किसी अदर पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है, उसे हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। यानी कि ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर चला गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो इन्फेक्शियस है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या ध्यान रखेंगे, मोस्ट एग्जाम्पल डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, स्नीजिंग करते के टाइम अगर एक बेंच पे ही अपन बैठे हुए हैं सपोज, तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे बगल में जो बंदा है तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर वो हमारे पास में किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आया, जिसके कारण जो वायरस है वो अदर पर्सन में ट्रांसफर हो गया, तो उसे भी कॉज कर देगा। तो इन्फेक्शियस में मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज, कॉमन नेम भी कॉमन है इसका, कॉमन कोल्ड। आगे पढ़ लेंगे कि कॉमन कोल्ड का वायरस राइनो वायरस होता है, राइनो रिलेटेड टू नोज, राइनो वायरस, ध्यान रख सकते हो आप, इजी है। दूसरा एग्जांपल अपन ध्यान रखेंगे, कॉमन कोल्ड और मोस्ट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एड्स, ठीक है, एड्स। एड्स के बारे में सबसे पहले, एड्स जो है ना, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम है, सिम्टम्स नहीं है, सिंड्रोम है। दूसरी, एनसीईआरटी में डिटेल एक्सप्लेनेशन एड्स के बारे में दिया हुआ है, पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको अपन लेटर ऑन कवर करेंगे पूरा, ठीक है। एक प्रॉपर टॉपिक है एड्स एंड कैंसर, जिसपे एनसीईआरटी बहुत, फिर मलेरिया भी है, कुछ डिजीज, सर्टेन डिजीज के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में मतलब है कैनॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर जो डिजीज ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इन्फेक्शियस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, यस, कैंसर। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, कैंसर इज द वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड, सबसे डरावना, एनसीईआरटी ये टर्म लिखती है, ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपुल डाइड इन इंडिया एंड ओवर द ग्लोब, इंडिया में और साथ ही साथ इंडिया के बाहर पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, एड्स से भी और कैंसर से भी लोग मरते हैं, ठीक है? इसका डेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब हम ये टॉपिक कवर करेंगे एड्स और कैंसर, तब इसका विद डेटा, इंडिया में कितना है, अमेरिका में कितना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हम वहां से करेंगे इसको कवर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैंसर, तो एड्स हो गया इन्फेक्शियस डिजीज एंड कैंसर हो गया नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ओके, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ डिजीज में आपको बेसिकली एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अपन, एड
अब एनसीईआरटी में इसके बाद का जो टॉपिक दिया हुआ है वो डिजीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में एक्सप्लेनेशन है। बट इस टॉपिक को अपन जब मेजर टू डिजीज पढ़ेंगे, एड्स और कैंसर, उस टाइम अपन इसको कवर करेंगे, ठीक है। एक साथ अपन स्टार्ट करेंगे सारे डिजीज, कौन इन्फेक्शियस है कौन नॉन इन्फेक्शियस है, सारा कवर कर लेंगे, मलेरियल कौन है बैक्टीरियल कौन है, ठीक है। 8-10 डिजीज के बारे में है तो एक साथ अपन उसे कवर करेंगे। फिलहाल अपन क्या करते हैं, फिलहाल अपन इम्यूनिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इम्यूनिटी, तो सबसे पहले इम्यूनिटी का भी डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। और इम्यूनिटी के बारे में पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन आपने सुना होगा, ठीक है, कि इम्यूनिटी जो है ना, पहले बहुत कम लोगों को पता था। जब से कोविड आया है, कोविड-19, तो यही था कि इम्यून सिस्टम वीक हो गया, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, तो लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस हुई। आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस टर्मिनोलॉजी है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी एक्चुअली में होता क्या है, अगर हिंदी में बोले तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। ये अगर मान लो डेली लाइफ में अगर एग्जांपल अपन लेते हैं, चलते फिरते जब अपन ट्रैफिक में होते हैं तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, माइन्यूट स्मॉल पार्टिकल्स हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर आते हैं, तो अपन क्या करते हैं, उसको कोप अप करने के लिए स्नीजिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, ठीक है, कफ करते हैं, स्नीजिंग करते हैं। बट ऐसा तो नहीं है ना कि सपोज डेट वहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल है वो आपको डिजीज कर दिया। तो बॉडी में, अपने बॉडी में कुछ ऐसा सिस्टम है, कुछ ऐसा प्रेजेंट है जिसके कारण अपन उन सभी फॉरेन पार्टिकल्स को के प्रति डिजीज नहीं हो करके उसको हम लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें डिजीज कर देगा, बीमार कर देगा। तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ चीजें हैं प्रेजेंट जो उसको रोकती है, उसी को अपन इम्यूनिटी कहते हैं। इसका एक एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, कि एक इंडिया का ऐसे मैप बना रहा हूँ, ठीक है, सपोज दैट, ठीक है, रफ स्केच है, ठीक है। ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, ये श्रीलंका है। तो ये जो अपना बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर वाला एरिया है, बॉर्डर जो होता है, बॉर्डर वो किससे कवर होता है, डिफेंस रहती है ना, डिफेंस सिस्टम है अपने बॉर्डर पे, क्या है, बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जब स्टेट में आ जाते हैं तो क्या है, स्टेट पुलिस है, और डिफरेंट और एजेंसी, फिर क्या है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। ये सब क्यों बनाए गए हैं, ताकि कंट्री में एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल का ऐसा मतलब नहीं है कि जो अदर कंट्री से आए, फॉरेन पार्टिकल का सिंपल सा मतलब है जो हमारे बॉडी के अगेंस्ट काम करे, ठीक है, उसको फॉरेन पार्टिकल्स बोलते हैं। अपने टर्म में, बायो के टर्म में वो क्या हो सकता है, फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, और कोई नॉन लिविंग पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, डस्ट हो सकता है, डस्ट हो सकता है, नॉन लिविंग, ऐसा नहीं कि लिविंग है, नॉन लिविंग। तो फॉरेन पार्टिकल्स कंट्री के लिए क्या हो गया, टेररिस्ट हो गया। जो भी टेररिस्ट है, आतंकवादी हैं, उसको रोकने के लिए क्या होता है, हमारे बॉर्डर पे सिक्योरिटी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इस तरह से काम करती हैं बहुत सारी एजेंसियां मिलकर के। फिर हमारा कंट्री क्या होता है, फाइनली सेफ होता है, सेफ होता है, ठीक है। मान लो टेररिस्ट यहाँ पे आए तो ये सब क्या करेंगे, इसको यहीं पे रोकने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं रोक पाए तो क्या होगा, कंट्री में इंटर कर जाएंगे और फिर
बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे जो पास्ट में हो चुके हैं, तो उसी से अपन रिलेट कर रहे हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल दिया कि आपके माइंड में एक ब्लूप्रिंट बन जाए कि एक्चुअली इम्यूनिटी होता क्या है। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए जो हमारे बॉडी में कैपेसिटी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। चलिए इसे रब करते हैं। ठीक है, ये नोट्स का पार्ट नहीं है। इम्यूनिटी डेफिनेशन इसका लिखेंगे, इट इज द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ आर बॉडी टू टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन या फिर एक्सटर्नल पार्टिकल्स। जो एक्सटर्नल पार्टिकल्स हैं उसके अगेंस्ट जो हमारे बॉडी की लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी डिजीज, डिजीज के टाइप, सिमिलरली यहाँ पे भी पढ़ेंगे। इम्यूनिटी हो गया, इम्यूनिटी के बाद फिर टाइप्स। ठीक है, तो बेसिकली इसके कितने टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। दो तरह के इम्यूनिटी होते हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज innate innate immunity, second one is acquired, acquired, acquired एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं फिर डिटेल में आएंगे। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी का सिंपल सा मतलब वो हुआ, हाँ, इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि वैसा इम्यूनिटी, वैसा कैपेसिटी ऑफ बॉडी जो हमारे बर्थ से, बाय बर्थ प्रेजेंट हो। ठीक है, जब हम पैदा हो उसी समय से, सिंस बिगिनिंग, उसे हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड क्या हुआ, एक्वायर्ड का मतलब ही समझ में आ रहा है, हम लोगों ने क्या किया, इसे एक्वायर किया है। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए हैं, एक्वायर किए हैं, एक्वायर किए हैं। ठीक है, यानी कि अपने डेली लाइफ में कहाँ से एक्वायर कर सकते हैं, इन्वायरमेंट से एक्वायर कर सकते हैं। तो हम लोग ने इसको क्या किया, एक्वायर किया है। तो इन्नेट इम्यूनिटी में अगर सिंपल एक लाइन में यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं तो इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बर्थ कंडीशन से, जन्म से ही अगर जो प्रेजेंट है इम्यूनिटी उसे इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी बर्थ से नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, इम्यूनिटी विच इज नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट सिंस, यहाँ पे फ्रॉम की जगह सिंस लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। सिंस बर्थ, और सिंथ वर्ड से नॉट प्रेजेंट है, तो कैसे होगा, तो बट एक्वायर इन द लाइफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रॉम, एग्जांपल इसका ऐसे ले रहे हैं, कैसे, फ्रॉम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से एक्वायर हो सकता है। ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसके भी काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, उसको अभी हम लोग
फर्दर देखेंगे। ओके, ठीक है। एट, आज इसे कवर कर लेते हैं अपन, इनेट और एक्वायर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर स्टॉप कर देंगे। नेट इम्यूनिटी से किसी भी कंपटीशन में अगर आप जाएंगे, एक क्वेश्चन फिक्स है इम्यूनिटी से, या तो इनेट से या तो एक्वायर्ड से। इनेट तो थोड़ा सा शॉर्ट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी थोड़ा सा एलेबोरेटेड है, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी से ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ से क्वेश्चन आए। इनेट इम्यूनिटी का पहले दो तीन नाम है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस भी अपन कर लेंगे लास्ट में। इसको और क्या बोलते हैं? नेचुरल। क्यों नेचुरल बोले? क्योंकि सिंस बर्थ से ये प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। सेकंड, इसका दूसरा नाम क्या है? नॉन स्पेसिफिक। ये कैसा होता है? नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। ये कैसा है? नॉन स्पेसिफिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अभी दोनों के बारे में बताएंगे। इसको नेचुरल कहते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ कि एग्जाम्पल के फॉर्म में साइड में मैं बता रहा हूँ कि सपोज ये फॉरेन पार्टिकल ये है, फॉरेन पार्टिकल बी है, फॉरेन पार्टिकल सी है और फॉरेन पार्टिकल डी है। तो जो अपने बॉडी का रिस्पॉन्स होगा ना, रिस्पॉन्स होगा बॉडी में, अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स नहीं होगा। ये किस में होता है? स्पेसिफिक इन नेचर। ये एक्वायर्ड में होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। बेसिक मतलब ये है। नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है। अब जो इननेट होता है ना, नेचुरल वाला, उसमें ये होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने बताया इम्यूनिटी में 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। तो इसमें जो है ना, एक्चुअली different type of different types of barrier which are present in the which are present in innate immunity. Innate immunity। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि 4 बैरियर, एक्चुअली कितने बैरियर होते हैं? डिफरेंट बैरियर में अगर लिखें तो कितने बैरियर हैं? 4 बैरियर्स। कितने बैरियर हैं? 4 बैरियर्स। ये ध्यान रखोगे आप नंबर, क्या ध्यान रखोगे कि कितने बैरियर हैं? 4 बैरियर हैं। क्या क्या? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में क्या हो जाएगा? फिजिकल बैरियर, फिजिकली जो प्रेजेंट हो। बहुत इजी है, जैसा जिसका नाम है वैसा उसका एग्जाम्पल है, तो बहुत इजी हो जाएगा याद करने के लिए। फर्स्ट वन इज एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनेंगे। सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। थर्ड वन इज सेलुलर बैरियर, फिर साइटोकाइन।